हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग लुसेंट हिंदी को देख रहे थे और उसका हिंदी भाषा का विकास वाला पोर्शन देख रहे थे, जहां पे सब लोग जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और वहां से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। यूपी से संबंधित जितने भी आमतौर पर एग्जाम है उसमें तो और अधिक उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, बाकी जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है उसमें यह क्वेश्चन बनता है, तो पूरा डिटेल से हम लोग देख रहे हैं। तो उसके तहत अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हम लोग आधुनिक कालीन हिंदी देखेंगे। और ये न सिर्फ हिंदी के साथ साथ आपका जीके का पोर्शन भी याद करवाएगा इसमें, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशंस के भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और हिस्टोरिकल चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, है ना, जो हिंदी भाषा के विकास में या हिंदी से संबंधित हैं वो सब इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो, ध्यान से देखिए। आधुनिक कालीन हिंदी, इससे पहले हम लोग मध्यकाल तक देख लिए थे, है ना। टाइम ड्यूरेशन याद है कि भूल गए हैं आप लोग? तो सबसे पहले मुझे बताइए कि हिंदी का जो, मान लीजिए हिंदी को 3 पोर्शन में ही तोड़ा गया है ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो टाइम ड्यूरेशन क्या रहा प्राचीन का? प्राचीन का 1500 ईसा पूर्व, हाँ, उसमें सब आ जाएगा, वैदिक वैदिक सब उसमें। ठीक है, से लेकर के कहाँ तक? अब देखिए, अब इसमें जो है ना, सॉरी ईस्वी रहेगा, इसमें भी इसके कई सारे भाग हैं, वैदिक में उसके भी पार्ट है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब मध्यकालीन हिंदी में 1100 ईस्वी से 1400। एक मिनट, ये जो था वैदिक को हटा करके भी हम हिंदी, आधुनिक हिंदी को 3 भाग में तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है अपभ्रंश का हिस्सा है ना। अब यहाँ से ये ध्यान देते रहिए, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 1400 से 1885 ये मध्यकाल का है, ये अपभ्रंश का ही हिस्सा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब आधुनिक चल रहा है, तो 1850 के उपरांत तब चलता जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस वाले पोर्शन में आ चुके हैं, 1850 के उपरांत वाले में। ठीक ना, तो अब इसको देखते हैं। हिंदी के आधुनिक काल तक आते आते ब्रज भाषा जन भाषा के से काफ़ी दूर हट चुकी थी। जो भी ब्रज भाषा, जो मध्यकाल भाषा में, मध्यकालीन भाषाओं में 3 भाषाओं का विकास हुआ। कौन कौन से भाषाओं का? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, समझ रहे ना, मध्य वाले में, मध्यकालीन हिंदी में, है ना। अब ये आधुनिक काल है, तो अब ब्रज और अवधी जो है धीरे धीरे विलोपित होने लग गई हैं। अब उनमें और ज़्यादा जब विकार उत्पन्न होगा तब वो धीरे धीरे परिष्कृत होकर के आधुनिक हिंदी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो अवधी ने बहुत पहले ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में हो चुका था। हम जानते हैं 1850 के बाद पूरी तरीके से, है ना। अब तो क्राउन का भी शासन आ जाएगा 1858 में, तो पूरी तरीके से अंग्रेज भारत में स्टेब्लिश थे, है ना। तो इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव मध्य देश की हिंदी भाषा पर भी पड़ना है। नवीन राजनीतिक परिस्थितियों में ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया गया, जो खड़ी बोली मध्यकालीन हिंदी की लास्ट वाली चरण थी, है ना। जब ब्रज भाषा और अवधी का साहित्य रूप जन भाषा से दूर हो गया, उनका स्थान खड़ी बोली ने धीरे धीरे ले लिया, है ना। और अंग्रेजी सरकार ने भी इसका प्रयोग कहीं न कहीं शुरू कर दिया था, है ना। तो आगे ये देखिए, थोड़ा लग रहा होगा कि कितना काफ़ी डिटेल्स टाइप का, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लेना पड़ेगा, आराम से तथ्य याद होंगे और इससे जो है कहानी रिलेट कर पाएंगे आप। हिंदी के आधुनिक काल में प्रारंभ में एक और उर्दू का प्रचार होने लगा और दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रज भाषा होने के कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा था उस समय। 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रज भाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली हुआ करती थी पहले, है ना। जो भी कविताएं होती थी ब्रज में और जो भी गद्य खंड लिखा जाता था खड़ी बोली में। हम लोग देखते भी हैं ना, कक्षा 10-12 तक देखते हैं। तो 20वीं सदी के आते आते खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों में कन्वर्ट हो चुकी थी, समझ रहे ना। 20वीं सदी का मतलब समझ रहे हैं, 1900 से लेकर के
1900 से लेकर के 1900 से के बाद 20 तक, और क्या है ना, मतलब 2000 तक। उसके बाद जो है इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में बड़ी सहायता मिली। फलतः खड़ी बोली साहित्य का सर्वप्रथम भाषा बन गया। अब हम खड़ी बोली को ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारतेंदु पूर्व युग, देखिए अब इनको भी, चूंकि भारतेंदु युग या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जानते हैं, जिनका बड़ा योगदान रहा है, तो इसका पहले का टाइम ड्यूरेशन इन्हीं के नाम से रहा, भारतेंदु पूर्व युग। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम्स कॉलेज के बाहर 2 रचनाकारों, एक सदा सुखलाल जिनकी रचना नियाज थी, है ना, सुख सागर जिसे हम कह सकते हैं, वो इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां। तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के 2 भाषा मुंशियों मतलब जो इन भाषा से काम करने वाले लोग थे, देखो लल्लू लाल जी प्रेम सागर व सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, एक अच्छा 10 में खूब मिलता है कि नहीं, तो नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्रा जी की रचना है, के नाम उल्लेखनीय है, जो भारतेंदु से पूर्व वाले स्थिति में या स्टेज में इन लोगों ने हिंदी या खड़ी बोली का खूब प्रसार किया। ठीक है, रचना भी याद रखेंगे। तो भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इसी युग के 2 प्रमुख लेखक राजा शिव प्रसाद, जिनकी रचना क्या थी, सितारे हिंद, व राजा लक्ष्मण सिंह। तो इनकी जो है रचनाएं भी याद करते रहेंगे। देखिए यूपिटर प्लस पीईटी में यानी कि पेट में भी क्वेश्चन आ जाता है रचनाओं से भी, और यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, अब यूपीपी है उसमें भी कई बार देखने को मिल जाता है ना, छोटपुट कभी कभार, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए हम बात करते थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के स्वरूप निर्धारण के प्रश्न पर 2 सीमांतों का अनुगमन किया। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गंवार रूपन दूर कर करके, मतलब अब समझिए शिव प्रसाद ने गंवार रूपन मतलब एकदम से देसीपन जो है उसको दूर करने की कोशिश की, उर्दू ए मुअल्ला बना दिया, जो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया था। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये पूछा भी जाता है टाइम ड्यूरेशन, तो ये भारतेंदु से पूर्व वाले लोग थे। अब भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी के जनक, है ना, 1850 से 1900 तक, ठीक है, 50 वर्ष पूरा टाइम ड्यूरेशन है। अब इसमें हम उनका टाइम ड्यूरेशन लोगों का भी देखते चलेंगे भारतेंदु के बाद फिर। हाँ, इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ था। समझ रहे हैं, हम लोग जानते हैं हिंदी सही मायने में भारतेंदु युग के काल में नई चाल में ढल गई थी, और उनके समय में ही हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। उन्होंने न केवल स्वयं रचना की बल्कि अपना एक लेखक मंडल भी तैयार कर लिया, जिसे भारतेंदु मंडल भी कहा गया है ना। भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां यह रही कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम रूप में अपनाकर युगान रूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया, यानी कि काफ़ी डेवलप किया। लेकिन पद रचना के मामले में ब्रज भाषा या खड़ी बोली को अपनाने के प्रश्न पर विवाद बना रहा, जिसका अंत द्विवेदी युग में जाकर के हुआ था। किसको? पद के मामले में वही पुरानी जो ब्रज और अवधि जो रही है उसके दृष्टिकोण से, आमतौर पे ब्रज भाषा तब तक बची रही थी हल्का फुल्का, तो द्विवेदी युग उसके बाद शुरू होगा, है ना। हाँ, किनके नाम से है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो 20 वर्ष तक खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती जो पत्रिका थी उसका संपादन किया, और सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए ये जाने जाते थे, चाहते थे कि वो सरल और शुद्ध भाषा रहे जिसे लोग आसानी से समझ पाए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है। लेखकों की वर्तनी अथवा व्याकरण संबंधी त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चले गए, यानी कि वो शुद्धिकरण करने लग गए जो उसमें गलतियां आ गई थी। उन्होंने हिंदी के परिष्कृत का बीड़ा उठाया और उसे बखूबी अंजाम दिया। गद्य तो भारतेंदु युग से ही सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, परंतु पद की व्यवहारिक भाषा भी एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लग गई थी। अब भारतेंदु युग में 1920 तक, 1900 से
तो अब देखिए ब्रजभाषा धीरे धीरे अब एक बोली के रूप में भाषा से बोली में कन्वर्ट हो गई। भाषा और बोली में समझते हैं अंतर। जो कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषाएं होती हैं आमतौर पर मातृभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो बोलियां होती हैं जो हमारे कम से कम हमारी भाषा में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में उसको सूचीबद्ध ना किया गया हो, है ना। तो बोली के रूप में बन गई धीरे धीरे ब्रजभाषा। इसके मुकाबले में खड़ी बोली जिसके साथ बोली शब्द लगा था वो भाषा बन गई, है ना। खड़ी बोली कहते हैं, तो बोली से वो भाषा में कन्वर्ट हो गई। इतना ज़्यादा डेवलप किया। इसका सही नाम हिंदी हो गया, खड़ी बोली ही। और अब खड़ी बोली दिल्ली के आसपास वाले मेरठ जनपद, ये जो भी क्षेत्र थे, वहाँ पर सिर्फ पहले खड़ी बोली बोली जाती थी, अब लगभग धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में फैल गई, है ना। इसमें जो है जो लेखक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्रा, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये सब जो है महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं द्विवेदी युग में। अब हम बात करते हैं छायावादी युग। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि छायावादी युग के या किसके नाम पे छायावादी युग डाला गया, रखा गया, है ना। जयशंकर प्रसाद नाम सुने हैं ना। हाँ, जयशंकर प्रसाद, और उसी में महादेवी वर्मा भी रहेंगी इसी टाइम ड्यूरेशन में, निराला है, बहुत सारे लोग हैं। तो छायावादी युग 1918 से 1936 तक। आप लोग सोचेंगे 20 तक तो वही खत्म था, कोई बात नहीं, 2-4 साल पहले कई बार देखो संक्रमण रहता है, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं। साहित्य की खड़ी बोली हिंदी के विकास में छायावाद युग का योगदान महत्वपूर्ण रहा। प्रसाद पंत निराला एक शॉर्ट में नाम है, मतलब जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा आदि ने इसमें महती योगदान दिया, है ना। महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। इनकी रचनाओं को देखते हुए यह कोई नहीं कह सकता था कि खड़ी बोली सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने में ब्रजभाषा से कम समर्थ है, क्योंकि अभी उसमें प्रासंगिक थी नहीं, है ना। हिंदी में अनेक भाषाई गुणों का समावेश हुआ, अभिव्यंजना के विविध बिंबों की लाक्षणिकता, ये सब छोड़िए, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। प्रगतिवादी युग इसे ही कहा गया, मतलब सॉरी, इसके बाद जो आया उसे 36 के बाद, 36 तक तो यही है छायावाद, तो 36 के बाद 46 तक प्रगतिवादी युग कहा गया, जिसे हम प्रयोगवादी युग के नाम से भी जानते हैं, जो 1943 में शुरू होगा 2-4 साल तक। इस दौर में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकास होता चला गया, है ना। पद के ही नहीं, गद्य के संदर्भ में भी छायावादी युग साहित्य खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था, ये याद रखेंगे, है ना। पद और गद्य दोनों के रूप में छायावादी युग जो है साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का स्वर्णिम काल था, ठीक। अब ये देखिए हिंदी के विभिन्न नाम या स्वरूप देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होंगी। ये राष्ट्रभाषा का विकास होना, नीचे चले गए। तो स्वरूप देख रहे थे, नाम या स्वरूप, है ना। देखो हम जानते ही हैं हिंदवी लोगों ने कहा, हिंदुई कहा, फिर जबान हिंदी कहा, मतलब जो हिंदी जबान बोलते हैं। फिर देहलवी लोगों ने कहा, मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की भाषा जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो, है ना, जो 1253 से 1325 में मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था, है ना। हाँ, उन्होंने देसी भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश यानी कि खालिक बारी की रचना करी थी। तो देखो हिस्ट्री में इसकी रचना से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदवी शब्द का 30 बार खालिक बारी में और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए प्रयुक्त किया गया था, है ना। किसकी रचना में? अमीर खुसरो की खालिक बारी में। भाषा
भाषा को भाखा भी कहा गया है ना, भाखा या भाषा। विद्यापति, कबीर, तुलसीदास, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया था। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से भी सूचित किया जाता था या जाना जाता था। तो जो भाषा मुंशी होते थे वो से जो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हिंदी के अध्यापक प्राचार्य होते थे या शिक्षक होते थे उन्हें कहा जाता था भाषा हिंदी मुंशी। ठीक है। फिर उसके बाद रखना, मध्यकाल में मुसलमानों ने प्रचलित अरबी फारसी शब्दों में मिश्रित कविता की भाषा की, जैसे मीर गालिब की रचनाएं। ठीक है। दक्खनी या दक्षिणी, मध्यकाल में दक्कनी के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिंदी को ही जाता है ना। ये कुछ उस समय की बातें हैं जब धीरे धीरे विकास हो रहा था। ठीक है। और अंततः खड़ी बोली की 3 शैलियां हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए, हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नगरी हिंदी, आर्य भाषा, ये कहा गया। ठीक। नगरी लिपि में मतलब नागरी लिपि में संस्कृत बहुल खड़ी बोली जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हम देखते हैं, तो ये पहली। उसके बाद दूसरी उर्दू जबान उर्दू मोल्ला है ना, फारसी लिपि। अब इसमें चूंकि नाम ऐसा है तो हमें पता है इसमें अरबी फारसी भाषाओं का जो है समावेश होगा हिंदियों में, क्योंकि देखिए हिंदी भाषा का विकास हो रहा है ना। जैसे उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत में इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं, कारण यही है ना, लोग आते गए, अब कुछ ना कुछ यहाँ के लोग सीखते चले गए, है ना। और इसी हिसाब से भाषा भी हिंदुस्तानी, ये अंतिम है। हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप हो गया, आमजन द्वारा इसका प्रयोग किया जाने लगा। प्रेमचंद की रचनाएं आमतौर पर हम देखते हैं। नोटेड पॉइंट में जरूर देखेंगे। 13वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदी उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं था। ठीक है। हिंदी के विभिन्न अर्थ क्या क्या हैं? क्या हो रहा है भाई गौतम जी? हाँ। देखो, भाषा का शास्त्रीय अर्थ क्या है? नगरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली, यह भाषा का शास्त्रीय अर्थ है। संवैधानिक या कानूनी अर्थ, संविधान के अनुसार हिंदी भाषा संघ की राजभाषा या अधिकृत भाषा तथा अनेक राज्यों की राजभाषा है। हमें पता है हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा कोई है क्या? नहीं है, कोई है नहीं, सब राज्य भाषा है ना। तो आर्टिकल 343 में राज्य भाषाओं की बात हुई। राजभाषाओं की मतलब ये किसी राज्य की भाषा है, किसी राष्ट्र की भाषा। हाँ, तो हिंदी भी एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक ना। हाँ, जो हमें 17वें भाग में देखने को मिलता है, भाषा से संबंधित प्रावधान। ठीक है, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे भी अच्छे से। तो फिर सामान्य अर्थ क्या है? समस्त हिंदी भाषा क्षेत्र की परिनिष्ठ भाषा अर्थात शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि की भाषा। व्यापक अर्थ में हम बात कर लेंगे तो आधुनिक युग में हिंदी को केवल खड़ी बोली में ही सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदी की भाषाएं भी हैं, बोलियां भी हम जो पढ़ेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की भी बोलियों को हम पढ़ते हैं, तो हिंदी भाषा सही है। अब ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के संग्राम जो हिंदी भाषा जो है राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई। हालांकि राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ है नहीं। अब देखिए, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा, अभी आप लोगों को बहुत मज़ा नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या चल रहा सोच रहे होंगे। इसके बाद बहुत तथ्यपरक बातें आएंगी, समझ रहे ना। कौन सा व्यक्ति ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया, गांधी जी ने क्या कहा कि हिंदी को क्या करना चाहिए। हालांकि बड़ा परेशान रहे गांधी जी कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा बन सके। तो जब विकास स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी समय हिंदी बहुत तेजी से ग्रो की थी। तो राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा। ठीक है, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन का विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक ना। और 1900 से 1947 में राष्ट्रभाषा बन के उभरी थी। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा बात करेंगे। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द तो है नहीं, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और जन सामान्य प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने, यानी कि कुल मिला के पूरे देश को एकत्र करने का जो काम करती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। बस इतना सा था। ठीक है, और अब हम लोग, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। देखिए सिटी मेट का,
हाँ ये देखिए, सिटी मेटकाफ ने 1806 में अपने शिक्षा गुरु जॉन गिलक्राइस्ट को लिखा, भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। समझ रहे हैं, हिंदी के लिए बोल रहा था मेटकाफ ने। आगे बोल रहा है, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक, वही जावा सुमात्रा उधर वाला हिस्सा, समझ रहे ना, अरे आज का म्यांमार के आसपास वाले क्षेत्र से बात हो रही है। तो कहाँ था, सिंधु तक है ना। अब देखो नदियों के माध्यम से ही बताते थे, इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे, अर्थात हिंदी भाषा, ये बात कह रहा था। ऐसे अब देखिए कथन से आने लग गया क्वेश्चन। टॉमस रोबक ने 1807 में लिखा, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन सेक्शन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे भारत आने वाले को अरबी फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तानी मतलब हिंदी। विलियम कैरी ने क्या कहा 1816 में, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं है बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। तो आज भी है ना। हाँ, H.T. कॉलब्रुक्स ने क्या लिखा, क्योंकि ये लोग भारत में आए, ये यात्री थे, अंग्रेज थे, है ना। उसने लिखा, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा, आम बोलचाल की महाभाषा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन विद्वानों के मंतव्यों से स्पष्ट है कि हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता, देशव्यापी प्रसार एवं प्रायोगिक लचीलेपन के कारण अंग्रेजी ने हिंदी को अपनाया। उस समय हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा मानी जाती थी, एक ही मिक्स समझा जाता था कि एक ही है, जो दो लिपियों में लिखी जाती थी। अंग्रेजों ने हिंदी का प्रयोग में लाकर हिंदी की महती संभावना की ओर राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का भी ध्यान खींचा। अब यहाँ से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बनना शुरू हुआ है, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अच्छा, इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, यहाँ से आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो